जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, आदेश जारी, आखिर ये कैसे हुआ? हाँ जी दोस्तों, और 8वां पे कमीशन संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक, आगे का क्या होगी रणनीति? स्पर्श की समस्या, एक्सर्विसमैन परेशान, आखिर क्या जवाब दिया पीसीडीए ने? बैंकों के नियमों में बदलाव, एक नहीं 4 नॉमिनी जरूरी, आखिर क्यों? संसद में हुआ प्रस्ताव पारित। हाँ जी दोस्तों, और बात करूं, हजारों सैनिकों ने देश के ऊपर मर मिटने की खाई कसम, अब नहीं मिलेगी तारीख के बदले मिलेगा न्याय, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। जैसा कि एक्स सर्विसमैन, जेसीओ, जवान सब परेशान है वन रैंक वन पेंशन 3 को लेकर। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, एक खुशखबरी आई है और ये है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर जैसा का सीधा जवाब आया है कि जो 98 का जो प्रावधान है उसमें बदलाव कर दिया गया है, और वो बदलाव यानी सूबेदार मेजर की सर्विस है वो 33 साल कंसीडर की जाएगी। 33 साल में यदि वो ऑनरी कैप्टन है तब भी 33 साल, यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता है तब भी 33 साल। इस हिसाब से उन्होंने फायदे का एक लेटर भी जारी किया, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सीधा उन्होंने लिखा था, शायद आपने कल इस लेटर को देखा होगा। प्लीज रेफर द अबव साइटेड सीपी ग्राम, यानी सीपी ग्राम पे लगातार कंप्लेन जा रही थी, डीआईएवी पे लगातार कंप्लेन जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी। और जैसा कि डीआईएवी पे कंप्लेन हमने भी डाला था और हमारे पास भी उसका सीधा जवाब उन्होंने दिया है, तो यानी डीआईएवी भी जवाब दे रहा है, सीपी ग्राम पे भी जवाब दे रहा है। प्रेशर बन रहा था और प्रेशर के बदले उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उन्होंने कहा है, इट स्टेट दैट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन 3 with effect from 1/7/2024 has been done reference with actual qualifying service as shown in column 1 the table subject to maximum terms of engagement appendix X। उन्होंने कहा जो अपेंडिक्स एक्स में दिया गया है उसके लिए इन दिस कनेक्शन मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरली लेफ्टिनेंट नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू 33 years with effect from 30/5/1998 the revision of pension affected pension will be done accordingly। यानी उन्होंने कहा ये आपकी मांग मान ली गई है और उसमें सुधार कर दिया गया है, और जल्दी ही जितने भी एक्स-सर्विसमैन हैं, जो भी जेसीओ हैं, सूबेदार मेजर हैं, 1 जुलाई से उनकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और उसका एरियर मिलेगा। उसके साथ उन्हें 53% डीए जो डीआर है उसका एरियर के साथ आपका भुगतान दिसंबर की हो सकता है। तो दोस्तों ये एक मुहिम थी, जैसा कि लगातार यदि आप प्रेशर नहीं बनाते हो, इस खबर को दिखाने का मतलब है यदि आपकी किसी भी प्रकार की विसंगति है, आप डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन की साइट पे जाइए, जैसे कि उन्होंने मुझे जवाब दिया था और जवाब मेरा उन्होंने आरटी रिकॉर्ड भेजा, आरटी रिकॉर्ड ने फिर स्पर्श को भेजा है, सीधा मेरे रिगार्डिंग जवाब था, और इसमें सीधा लिखा था कि रिवीजन ऑफ सर्विस पेंशन एज पर वारूपी 3। उन्होंने कहा इट हैज बीन represented by the above named veteran is service pension has not been revised as per Warupi 3 on scrutiny in his case it is found that being a paid service इतना ये ले रहे थे, अब इतना बनना चाहिए, you are requested to revise service pension as per Warupi 3। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तोप खाना का लेटर है 14 नवंबर 2024 का, और ये भेजा कहाँ है? इस पर सेल ऑफिस ऑफ द पीसीडीए द्रौपदी घाट प्रयागराज ये भेजा है, और हमने कंप्लेन कहां डाली थी? डीआईएवी में मेल पे डाली, व्हाट्सएप पे बात हुई और कंप्लेन उन्होंने भेजी और इसका निराकरण हुआ। ऐसा नहीं कि जवाब ना आए, लेकिन देरी लगती है, थोड़ा हमें भी पैनिक होना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और इन्हीं सब शिकायतों का ये परिणाम आया है कि ये सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। और आगे वारूपी 3 की और वैकेंसी आगे और क्या प्लान है, आप अगला वीडियो आप देखिए, जो वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी से मेरी बात हुई कि आखिर आप रक्षा मंत्री, डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, वो इन विसंगतियों को लेकर उनका रुख क्या है, ये सारा वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा अगली खबर की तरफ, जैसा मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जैसा कि आपने कल की खबर देखी थी और कल की खबर के बारे में मैं आगे इस खबर को ले जाना चाहता हूं कि 8वां वेतन आयोग अब कब बनेगा। वित्त मंत्रालय के जवाब के बाद जितने संगठन हैं वो आखिर क्या चाह रहे हैं, जैसे कि कल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपडेट देते हुए राज्यसभा में उन्होंने कहा था 3 दिसंबर को उनसे सवाल पूछा गया था कि उनसे पूछा गया था कि जो सरकार का केंद्रीय बजट 2025-26 में होता है, नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी 2025 को एक आम बजट के लिए संसद लगेगा, वहां पर आम बजट पेश किया जाएगा, उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी क्या तैयारी है? उन्होंने सीधा क्या था
कि अभी तक हमारे पास इसका कुछ है नहीं, यानी उन्होंने कहा हम इसके मूड में नहीं है, तैयारी नहीं, जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं। अब 8वां वेतन आयोग संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक भी होनी है दोस्तों। ये बैठक नवंबर में होनी थी, अब दिसंबर के 15 या 20 के आसपास बैठक होनी है। उसमें जितने सचिव हैं, वित्त विभाग के सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये सारे जाकर के अपना सलाह करेंगे, फिर सरकार के सामने अपना ड्राफ्ट पेश करेंगे। जैसा लिखा है कि कर्मचारी यूनियन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठा रही है। पिछले बजट में यह मांग की गई थी, जिससे कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था। अब संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिसंबर में होने वाली है। पहले यह बैठक नवंबर में थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। अब उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम में भी जुलाई में उन्होंने ज्ञापन दिया था और उन्होंने 8वें वेतन आयोग को स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध सरकार से किया था। यानी जेसीएम सबसे बड़ी संस्था जो केंद्रीय कर्मचारियों की है, जो कि ऑफिशियल संस्था है, जो जाकर के वहां पर बात करती है डेलीगेशन से। अब उन्होंने कहा है कि अब इस आमतौर पर उनकी क्या मांग है, जैसे कि शिवगोपाल मिश्रा ने कहा है कि कम से कम हमें 2.86 फैक्टर चाहिए, क्योंकि 2.57 फैक्टर की तुलना में 29 आधार अंक बीपीएस से अधिक है। और यह महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि बढ़ती हुई महंगाई में इस बार हम 7th पे कमीशन वाली गलती न हो जाए, और उसका भुगतान आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी अलर्ट है, वो भी अलर्ट है, आगे होगा क्या, जैसी अपडेट आई हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्पर्श की समस्या, एक्स-सर्विसमैन परेशान, जल्दी होगा सुधार। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 2 दिन से काफी मुहिम चल रही है कि लगातार पीसीडी से बात हो रही है, लगातार पीसीडी कह रहा है लोगों के ओरिजिनल पीपीओ या पीपीओ वो वहां से गायब हो गए। जैसा कि उन्होंने पहले देखा होगा, किसी ने डाउनलोड किया है, नहीं किया है, अब वो पीपीओ आखिर गए कहां है? तो 2 दिन से उनके फोन अटेंड नहीं। जय हिंद, वेलकम टू डिफेंस पेंशन कॉल सेंटर। Currently, all of our agents are busy at the moment. Please be patient and stay on the line. किसी बंदे से जो मेरा लिंक है, उन्होंने कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई है, साइबर प्रॉब्लम आई है, पीपीओ यहां दिख रहे हैं, हमें वहां नहीं दिख रहा है। ये बात सत्य है आपकी, इसीलिए हम फोन भी जल्दी उठा नहीं पा रहे। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये 2-3 दिन में इसका रिजॉल्व हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। आपका डाटा सिक्योर रहेगा और कोरेंडम पीपीओ, आपके पीपीओ, आपकी पे स्लिप, आपका जो फॉर्म 16, जितना भी आपका डाटा है आपको यथावत वहां मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उन्होंने कुछ साइबर इशू के बारे में उन्होंने बात किया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बैंकों के नियमों में बदलाव, 4 नॉमिनी की मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, परसों लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारे पास सिंगल अकाउंट होता है सर्विस में, फिर पेंशन में जॉइंट अकाउंट होता है। अब उन्होंने कहा है कि सिंगल अकाउंट है तो उसमें भी एक नॉमिनी चाहिए। जॉइंट अकाउंट में हम नॉमिनी अपनी वाइफ को रखते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं है। जॉइंट अकाउंट के लिए तीसरा नॉमिनी होगा। अब एक नॉमिनी नहीं, 4 नॉमिनी की व्यवस्था कर दी है। यानी जो बैंकों में सुधार के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने जैसा क्या है, मौजूदा नियम के मुताबिक बैंक खातों के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता था, लेकिन कोविड के दौरान बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद बैंकों के समक्ष इस तरह के हजारों कानूनी विवाद आए, जिससे एक बैंक खाते पर कई लोगों ने दावा पेश किया। इसके बाद यह जरूर समझी गई कि खाता धारकों को ज्यादा अधिकार देना चाहिए। सीधा कंक्लूजन यह है कि कोविड के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे सडन लोगों की मृत्यु हुई थी। अब उनका जो पैसा है वो सरकारी खाते में चला गया। अब उस पैसे को दावा करने वाले कई लोग इकट्ठे हो गए, तो ये केस बहुत सारे अदालत में गए। तो बैंकों ने तब ये जरूर समझी कि वो पहले ही अपने 4 नॉमिनी बना दे और 4 नॉमिनी का इतना परसेंटेज कर देगा कि मेरे बाद जो पैसा है उसका 50%, 25%, 20%, 20% कौन किसका अधिकारी है। तो किसी ना तो इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आएगी और ना उसके नॉमिनी को प्रॉब्लम आएगी, ना ही एक कैसे मामले अदालत में जाएंगे। इसके लिए बैंक खातों के लिए उन्होंने कहा है, उसमें बैंक खाता नहीं है, उसमें आप लॉकरों की सुविधा है, एफडी की सुविधा है, दूसरे तमाम जितने मनी फाइनेंशियल इशू है उसमें आप 4 नॉमिनी बना सकते हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना, आम ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवा देना। विधेयक में बैंकों के प्रबंधन को ज्यादा अधिकार देने की व्यवस्था है, जैसे कि बैंक अपने ऑडिटरों की फीस अधिका करती है। और उन्होंने यह विधेयक पेश करते हुए घोषणा की कि जुलाई 2024 में उन्होंने अपने बजट में कहा था जो पुराने कानून है, आरबीआई के कानून है 1934, 49, इनमें हम बदलाव करेंगे। मौजूदा नियम के मुताबिक खातों में एक व्यक्ति के अलावा अब 4 व्यक्तियों के लिए मंजूरी दे दी गई है। और उन्होंने कहा है, विधेयक पर चर्चा करते उन्होंने साइबर फ्रॉड के बारे में चिंता जताई।
बैंकों में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसा कि आपने बोला होगा, ओटीपी भी का नियम बदलेगा 8 तारीख, यानी 8 दिसंबर से ओटीपी भी डिले आएगी और बैंकों के लिए इसके ऊपर एक फिल्टर या इसके ऊपर वेरिफिकेशन लगाने की जरूरत है। नहीं, कई प्रकार की लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठगी हो रही है पैसों के मामले में। जैसा कि आपने कल देखा होगा, ग्वालियर के अंदर ही देखा होगा, कितना बड़ा हादसा हुआ है कि एक बंदा है 2 महीने पहले रिटायर्ड होके आता है और उसके बाद एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट रहता है और एक्सिस बैंक में वो जाता है और वहां पर होता क्या है कि मैनेजर और उसके जो 2-3 बंदे घर में चक्कर काटते हैं, आप एफडी करा दो, आप यहां इन्वेस्ट कर लो, और उन्हीं में से कोई बंदा साजिश के तहत जाकर के उनको एक ऐप भेजता है और ऐप पे वो क्लिक करते हैं, ओटीपी पास कर देते हैं कि और उसमें उनका पैसा धड़ 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 10 लाख जाके 11 लाख पैसा कट जाता है। फिर हंगामा होता है, सैनिक संगठन वहां पे जाता है, एफआईआर होती है, बैंक मैनेजर को पुलिस ले जाती गिरफ्तार करके, तमाम प्रकार का दबाव बना गया। ये ग्वालियर की कहानी है दोस्तों, परसों का एपिसोड है और उसमें अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। आखिर ये जरूर है कि वो इंडिविजुअल जो फौजी है शत्रुघ्न तोमर कह रहा है कि इनकी मिली भगत है, हमारी कभी वाइफ से बात कर रहे हैं, कभी बच्चे से कर रहे हैं, कभी हमारे घर आ रहे हैं, हमें ये लालच दे रहे हैं और इन्हीं ने हमारे पैसे, यानी आप समझ सकते हो इंडिविजुअल के पास ग्रेचुटी पूरी की पूरी चली गई जो ही एक सरकार देती, बाकी फंड जो थोड़ा बहुत बचा होगा। कितना परेशान, कितनी परेशानी, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, संदेह की स्थिति है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, आप समझ सकते हो। यहां पर कितना जो लोग बैंक के अंदर ही बैठे इतना फ्रॉड करा सकते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, रहना होगा और रहना होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली एक और खबर की तरफ। हजारों सैनिकों ने खाई कसम। हाँ जी दोस्तों, आप देखिए, ये है हैदराबाद, आरटी सेंटर हैदराबाद का। दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के विधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र या हवा के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुश रह जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति की और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किए जाएं, सब आज्ञा को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। जय हिंद। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित भारत के संविधान की सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से उनका आदर करूंगा। भारत की जिन्होंने कहा है मैं ईमानदारी से सेवा करूंगा। मुझे कहीं भी समुद्र के रास्ते, पृथ्वी के रास्ते, हवा के रास्ते जाने का आदेश मिलेगा तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसके लिए मुझे मेरा जीवन क्यों ना चला जाए। उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार और जो सर्वोच्च कमांडर अपने अफसर की भी कसम खाई कि तो मेरा अधिकारी इस तरीके का आदेश देता है तो उस आदेश को मानने के लिए यदि मेरी जान चली जाती है, मेरा प्राण न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। और ये इन बच्चों ने कसम खाई। हमें शुभकामनाएं देते अपने चैनल की तरफ से कि देश की सेवा करें तन मन धन से। और मैं बात करूंगा तारीख पे तारीख का खेल खत्म। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा है जस्टिस डिले या जस्टिस डिनाई, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फील किया है। तो 10-10, 15-15 साल केस चलते हैं, 0 एफआईआर, कहीं भी एफआईआर हो सकती है और केस चलेगा, न्याय मिलेगा, तारीख नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा संबोधन किया और उन्होंने 3 कानूनों में बड़े बदलाव किए इस बार। और ये बहुत बड़ा गोल सेट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि न्याय से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर आए, परिवर्तन नहीं कर पाए कि बंदे को न्याय मिले। यानी आप देखते हैं कि न्याय, सजा मिलता है गरीब को, अमीर तो बच जाता है, बार बार ऐसा ही होता है। तो न्याय पर भरोसा उठ गया है, लोग इन पचड़ों से दूर रहना चाहते हैं, विश्वास नहीं, आप समझ सकते हो इस प्रणाली के ऊपर। इसमें बदलाव की हम भूरी प्रशंसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुन सकते हो। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। गुलामों के लिए बने कानूनों को क्यों ढोया जाए? क्यों देश अब उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा था।